नमस्कार। ज्ञान सुधा यूट्यूब चैनल आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर दिलीप कुमार राठौड़, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज हम इस लेक्चर में जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण खोज कार्य एवं उनसे संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। साथियों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जीव विज्ञान की से संबंधित कई साइंटिस्ट के नाम, उनकी खोजकर्ताओं के नाम, शब्द किसने दिया, इस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उन क्वेश्चंस को हमें अच्छी तरह से यह समझना होता है कि उसको इन्वेंट किसने किया, आविष्कार किसने किया, खोज किसने किया। इससे साथ साथ ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये शब्द किसने दिया, इस शब्द का गठन किसने किया। और जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जो लाइफ साइंस के फील्ड में किए गए हैं, जिनका बहुत व्यापक प्रभाव जो है वो सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में पड़ा है, तो उनसे संबंधित कार्यों के बारे में पूछा जाता है। जो प्राइजेस दिए जाते हैं, चाहे वो नोबेल पुरस्कार हो, विभिन्न क्षेत्र में दिए जाते हैं, उनसे संबंधित यदि किसी ने कार्य किया है तो उस कार्य से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए आज हम इस लेक्चर में यह देखने का, इसको समझने का प्रयास करते हैं कि कौन से प्रश्न जो है किससे संबंधित पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम महत्वपूर्ण कार्यों और कई साइंटिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। अरस्तु, एरिस्टोटल। जीव विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहला नाम अरस्तु का लिया जाता है। ये ग्रीक दार्शनिक कह सकते हैं, साइंटिस्ट कह सकते हैं, और सबसे पहले बायोलॉजी टीचर के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी या जूलॉजी कहा जाता है। स्पॉन्टेनियस थ्योरी जो है उसके ये सपोर्टर रहे हैं कि जीवों की उत्पत्ति स्वतः ही होती है। इन्होंने तत्वों के सिद्धांत के बारे में बताया, जिसमें मुख्य रूप से जल, अग्नि, पृथ्वी व आग के बारे में इन तत्वों का वर्णन किया। ये पहले ऐसे दार्शनिक या साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था। जीवों का वर्गीकरण प्रारंभ करने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे। हिप्पोक्रेट्स, मेडिसिन के फील्ड में हिप्पोक्रेट्स का नाम सबसे पहले लिया जाता है। ये ग्रीक फिजिशियन थे और इन्हें फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जाना जाता है। जितने भी डॉक्टर्स होते हैं ये अपनी डिग्री पूर्ण करने के बाद, एमबीबीएस पूर्ण करने के बाद में इन्हें एक हिपोक्रेटिक ओथ जो है वो ली जाती है इनके द्वारा, और उसमें ये कि अपनी मानव सेवा के प्रति वो अपने उस शपथ को पढ़ते हैं और ली जाती है वो शपथ। अब जीव विज्ञान के क्षेत्र में हम देखते हैं एक महत्वपूर्ण नाम जो है वो एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक का लिया जाता है। एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका जो डच से साइंटिस्ट थे, और इनकी हॉबी थी लेंस को ग्राइंड करने की, लेंस ग्राइंडिंग की हॉबी थी। इन्होंने कोई इन्वेंट नहीं किया, माइक्रोस्कोप इन्वेंट नहीं किया, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेंसेज जो है उसको बनाने का काम ये करते थे। और ल्यूवेनहोक पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें जीवित कोशिका देखने के बारे में श्रेय दिया जाता है। तो सबसे पहले लिविंग सेल जो है उसकी स्टडी जो की वो एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने की। इन्होंने अध्ययन किया था पॉन्ड वाटर पे, और उसमें जो उनको लिविंग थिंग्स नजर आई थी उनको उन्होंने एनिमलक्यूल्स नाम दिया था। और यहां हम समझ सकते हैं इस डायग्राम में कि एंटोन ल्यूवेनहोक ने इन्होंने डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, यीस्ट सेल, कई यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, स्पर्म सेल, बैक्टीरियल सेल। तो कई बार क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पूछा जाता है कि सबसे पहले लिविंग सेल की को डिस्कवर किसने किया, या उनको सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया, या स्टडी किसने की। तो हम ल्यूवेनहोक की बात करते हैं उसमें। साथियों, इससे संबंधित क्वेश्चन जो है वो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। और ल्यूवेनहोक ने इन्होंने कभी स्वतः जनन सिद्धांत को सपोर्ट नहीं किया कि जीवों की उत्पत्ति
अपने आप होती है, स्वतः ही होती है, उसको उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। अब हम बात करते हैं जोसेफ लिस्टर की। जोसेफ लिस्टर एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, और जो अस्पतालों की, हॉस्पिटल्स की जो कंडीशंस थी, उस कंडीशंस पे जो बहुत गंदी थी, जो इन्फेक्टियस थी, संक्रमणकारी वहां पे स्थितियां उत्पन्न थी, तो सबसे पहले इन्होंने कार्बोलिक एसिड का यूज किया, जिसे हम फिनोल कहते हैं, एज ए डिसइंफेक्टेंट। और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ एसेप्टिक सर्जरी के नाम से जाना जाता है। तो फादर ऑफ एसेप्टिक सर्जरी, जिन्हें जोसेफ लिस्टर। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन जो है कई बार पूछा भी जाता है इसमें, और कई प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया है, और जिसमें इनका नाम महत्वपूर्ण है, जेनसन एंड जेनसन। जैकेरिस जेनसन का भी कई बार नाम लिया जाता है। इनका काम था, पहला माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया था इन्होंने, प्रथम सूक्ष्मदर्शी आविष्कारक थे ये सूक्ष्मदर्शी के। अब ये लेंस जो पहला माइक्रोस्कोप था, इसको हम देख सकते हैं यहां पे। हम जानते हैं कि माइक्रोस्कोप में हम उन थिंग्स को, उन जीवों को भी देख सकते हैं, उन स्ट्रक्चर को देख सकते हैं जो जो जिन्हें हम नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता हमें। तो हम उस माइक्रोस्कोप की सहायता लेते हैं, और उसको कई सारे लेंसेज जो है उसमें लगे रहते हैं, और उन लेंसेज से उनकी साइज को इंक्रीज करके और हम उसको देखते हैं। तो यहां पर इन्होंने जो माइक्रोस्कोप यूज किया था, उसमें एक ऑब्जेक्टिव लेंस और एक इसमें आईपीस, ठीक है। तो एक सिंपल सा माइक्रोस्कोपिक, सबसे पहला माइक्रोस्कोप जो है बनाया, वो जेनसन एंड जेनसन ने बनाया। अब हम बात कर रहे हैं इसमें नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्कवरी थी, और ये रॉबर्ट हुक 1665। रॉबर्ट हुक, जिन्हें कोशिका की खोज का श्रेय दिया जाता है, सबसे पहले कोशिका की खोज की। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। क्वेश्चन आजकल ही पूछा जाता है कि उन्होंने कौन सी कोशिका की खोज की, जीवित या मृत। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये आता है कि उन्होंने प्लांट के कौन से पार्ट को यूज किया। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इन्होंने कॉर्क कोशिका की खोज की थी। कॉर्क कोशिका को सबसे पहले देखा था, और कॉर्क पार्ट जो होता है वो पादप का वह भाग होता है जो मृत होता है, डेड होता है, जिसे हम छाल कहते हैं। तो बाहर का भाग जो था, और ये इनमें इनको खाली प्रकोष्ठ जो है वो दिखाई दिए थे, जिन्हें इन्होंने जिसे सेल्यूला नाम दिया था। तो रॉबर्ट हुक का नाम जो है वो सेल की डिस्कवरी के लिए उनको श्रेय दिया जाता है। और यहां हम डायग्राम में देख सकते हैं कि ये डायग्राम कॉर्क सेल का है, कॉर्क सेल का। नेक्स्ट, रॉबर्ट ब्राउन 1831। रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने प्लांट सेल की सेंट्रल स्ट्रक्चर, यानी कि सेल की सेंट्रल स्ट्रक्चर, जो उसकी केंद्रीय भाग में उपस्थित सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गेनेल जो है न्यूक्लियस की खोज की, जिसे हम केंद्रक कहते हैं। तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। और यहां हम डायग्राम में देख सकते हैं कि केंद्रक कैसा दिखाई देता है। यदि हम इस डायग्राम के थ्रू यह देखने का प्रयास करें कि एक दो चीज हम क्लियर कर लें। हम जानते हैं कि दो प्रकार की कोशिकाएं जो है वो होती है, एक प्रोकैरियोटिक सेल, एक होती है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो सबसे सिंपल होती है, जिसमें न्यूक्लिक एसिड वेरी सिंपल लो अमाउंट का होता है, उसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता है, और जितने भी मोनेरा वर्ग के जो जीव हैं वो सारे प्रोकैरियोटिक जीव कहलाते हैं। और जब हम यूकैरियोटिक जीवों की बात करते हैं तो उसके अलावा, मोनेरा के अलावा जितने भी किंगडम है वो सारे के सारे यूकैरियोटिक किंगडम में, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में गिने जाते हैं। अब यू एंड प्रो, दो प्रकार की कोशिकाओं के अंदर यदि हम पहला डिफरेंस यदि देखते हैं तो हम देखते हैं न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस या केंद्रक एक्चुअल में है क्या? केंद्रक जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड, जो केंद्रकीय अम्ल होते हैं, उसको आवृत किए हुए रहते हैं एक दोहरी झिल्ली युक्त
आवरण होता है इसका, और ये आवरण दोहरी यानी डबल मेम्ब्रेन का होता है। तो इस केंद्रक की खोज का श्रेय रॉबर्ट ब्राउन को दिया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि हमारे आनुवंशिकता से संबंधित जितने भी जीन्स होते हैं वो सारे इस क्रोमेटिन में उपस्थित होते हैं। तो क्रोमेटिन डीएनए से मिलकर बना होता है, और जितने भी जीन्स होते हैं वो किससे बनते हैं? डीएनए के पार्ट, डीएनए के स्मॉल फ्रेगमेंट से मिलकर के बने होते हैं। तो अब हम इसको आगे हमें देखते हैं, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण, इसमें हर जगह पे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, आगे भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं फेलिक्स डुजार्डिन। सेल के अंदर कौन सा पार्ट है सबसे महत्वपूर्ण? उसमें उन्होंने, डुजार्डिन ने सबसे पहले यह बताया कि कोशिका के अंदर कुछ लिविंग कंटेंट पाया जाता है। वह जीवित जो पदार्थ है उन्हें सार्कोड नाम दिया था डुजार्डिन ने। डुजार्डिन ने उस जीवित पदार्थ का सार्कोड नाम दिया था। और पुरकिंजे का नाम लिया जाता है कि इन्होंने प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य टर्म दिया था। वो जो लिविंग पदार्थ है उसको जीव द्रव्य कहा था, या प्रोटोप्लाज्म टर्म जो दिया वो पुरकिंजे ने दिया था। और इसके साथ ही साथ उन्होंने सेल डिवीजन को भी ऑब्जर्व किया। ये पुरकिंजे को इन्हीं को श्रेय दिया जाता है। अब है सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो हम तीन वैज्ञानिकों के नाम उनमें सबसे महत्वपूर्ण है। एक है मैथियस स्लाइडन, थियोडोर स्वान एंड रुडोल्फ विर्चोव। और तीनों ने अलग अलग अपना काम करके इनको मिला करके एक थ्योरी दी गई, जिसमें सेल, जिसे हम सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत के नाम से जानते हैं। मैथियस स्लाइडन, थियोडोर स्वान और रुडोल्फ विर्चोव। अब इनके जो मुख्य 3 पॉइंट है इस सिद्धांत के, जिसपे हम चर्चा कर रहे हैं, कि कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है। ये इसका पहला पॉइंट है। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है और प्रत्येक जीव कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और तीसरा महत्वपूर्ण जो पॉइंट है जो रुडोल्फ विर्चोव ने दिया था, उनका यह कहना था कि ओमनी सेलुला ही सेलुला, यानी कि प्रत्येक कोशिका की उत्पत्ति अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। प्री एग्जिस्टिंग सेल से उसकी उत्पत्ति होती है। अब इस सेल थ्योरी के जो अपवाद है वो हम वायरस को मानते हैं। वायरस या विषाणु जिसे हम कहते हैं, ये न तो लिविंग है न नॉन लिविंग, बीच की कड़ी मानी जाती है। और यदि ये सेल के अंदर है तो ये लिविंग है, और यदि बाहर है तो नॉन लिविंग माना जाता है। ऐसे ही वाउचेरिया, राइजोपस जो कि सिनोसिटिक कंडीशन होती है, इसलिए इनको भी इसका अपवाद माना गया है। प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य सिद्धांत की हम बात करते हैं तो हक्सले का नाम लिया जाता है। हक्सले 1865 में इन्होंने ये कहा था कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। ये कई बार पूछा गया है कि प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य सिद्धांत जो है, जिसमें ये किसने दिया, और जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये किसने कहा? तो उसमें हम हक्सले का नाम लेते हैं। हार्टविग 1982, जीव द्रव्य का सिद्धांत हार्टविग ने दिया, और जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये हक्सले ने बताया। तो क्वेश्चन पे ध्यान देना है हमको कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। यदि ये कहता है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये किसने दिया, तो हम हक्सले का लेंगे। और जीव द्रव्य का सिद्धांत किसने दिया, देन हार्टविग का नाम आएगा। अब कुछ टर्म्स में डिफरेंसेस है, वो हमें यहां पे क्लियर करनी होती है कि कुछ टर्म्स जिसे हम क्या कहेंगे। यदि हम सबसे पहले देखते हैं, जीव द्रव्य की बात करते हैं, तो कि प्रोटोप्लाज्म किसे कहेंगे, जीव द्रव्य किसे कहेंगे। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म में इधर यदि हम ध्यान से देखेंगे तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, ये पोर्शन पूरा जो है वो क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या आ रहा है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कोशिका द्रव्य के साथ केंद्रक आ रहा है, इसका मतलब वो प्रोटोप्लाज्म है। और यदि हम साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म की यदि हम बात करते हैं, तो साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस को बाहर निकाल दो, अंदर का जितना भी पोर्शन है वो सारा
कोशिका द्रव्य कहलाता है। तो उसमें क्या रह गया, सेल ऑर्गेनेल्स जितने भी हैं, कोशिकांग जितने भी है, चाहे एकक झिल्ली के हो चाहे वो दोहरी झिल्ली युक्त हो, वो सारे सेल ऑर्गेनेल, उसके साथ अदर इंक्लूजन जितने भी होते हैं, बॉडीज होती है, देन साइटोसोल जिसमें ये रहते हैं, ये मिलकर के क्या कहलाते हैं, साइटोप्लाज्म। तो कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य दोनों में फर्क है। इन टर्म को यदि हम यूज करते हैं तो प्रोटोप्लाज्म उसे हम कहेंगे जिसमें साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस हो। अब हम बात करेंगे इसमें आगे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बहुत महत्वपूर्ण यहां पर डिस्कवरी थी, और इन्होंने, ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट, और एक्सीडेंटली इन्होंने एक एंटीबायोटिक की खोज की जिसे हम पेनिसिलिन के नाम से जानते हैं। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है जो कि फंगस से प्राप्त हुई, यानी फंगस से मिलती है। इन्होंने जो खोजा था वो फंगस में, फंगस का नाम था पेनिसिलियम, ठीक है। तो मोल्ड के जनरल यदि इसका नाम जो है मोल्ड है, और इसमें इन्होंने इसको डिस्कवर किया। वाल्टर फ्लेमिंग, वाल्टर फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन वर्ड दिया 1879 में। क्रोमेटिन वर्ड जो है वो हम आगे इसको देखेंगे आगे की स्लाइड में कि क्रोमेटिन क्या है। क्रोमेटिन प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर के बना होता है, और ये केंद्रक में उपस्थित होता है, ठीक है। और यहां हम वाल्टर फ्लेमिंग की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने माइटोसिस टर्म जो है वो भी इन्होंने दी थी। माइटोसिस जिसे हम कहते हैं समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, इसका मतलब यह हुआ कि यदि कोई 2n कोशिका है और यदि इसका विभाजन होता है तो यह विभाजित होकर के, और जब दो पुत्री कोशिकाएं बनाएगी तो दोनों में ही इनके गुणसूत्र की संख्या इसके मात्र कोशिका के बराबर होगी। तो 2n देन 2n, ये हो गया कि दो पुत्री कोशिकाएं जो बनी है तो उनमें गुणसूत्रों की संख्या इनके पेरेंटल जो सेल है उनमें उपस्थित गुणसूत्रों के बराबर होती है। तो ये माइटोसिस है, समसूत्री विभाजन। तो ये टर्म जो है वो भी वाल्टर फ्लेमिंग ने दी। अब यहां हम क्रोमेटिन की बात कर रहे थे, तो न्यूक्लियस में क्रोमेटिन महीन सूक्ष्म धागों के रूप में उपस्थित होता है, और यह क्रोमेटिन फॉर्म कोशिका विभाजन की पहली अवस्था जो होती है, विश्राम अवस्था जिसे हम कहते हैं, इंटरफेज जिसे हम कहते हैं, उसमें यह क्रोमेटिन फॉर्म में हमें नजर आता है। क्रोमेटिन वर्ड जो है वह हम पहले बता चुके हैं इसमें कि प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड मुख्यतः डीएनए से मिलकर के बना होता है। अब हम बात कर रहे हैं इसमें स्ट्रोसबर्गर, स्ट्रोसबर्गर जिन्होंने न्यूक्लियस की संरचना को डिस्क्राइब किया था, उसका विस्तृत विवरण जो है वो प्रस्तुत किया था, किसका, केंद्रक का, स्ट्रोसबर्गर ने। साथ ही साथ साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, ये टर्म जो है ये भी स्ट्रोसबर्गर ने दी थी। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण डिस्कवरी इनके द्वारा की गई, वो है एंजियोस्पर्म में निषेचन, आवर्त बीजी पादपों में निषेचन को डिस्कवर किया था, वो स्ट्रोसबर्गर ने इसमें किया था। तो यहां हम एक नॉर्मल सेल जो है, एनिमल सेल की यहां बात है, और इस सेल की स्ट्रक्चर को यदि हम देख सकते हैं तो यहां अंदर हमें ये न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, ये पूरा न्यूक्लियस है, और यहां साइटोप्लाज्म जो है, ये बीच का पोर्शन जो है ये साइटोप्लाज्म है। यहां पे हम देख सकते हैं साइटोप्लाज्म लिखा हुआ होगा इसमें, ये रहा साइटोप्लाज्म, ये अंदर का पूरा पोर्शन जो है साइटोप्लाज्म, जिसमें बहुत सारे इंक्लूजन्स है, चाहे वो ऑर्गेनेल्स हो, चाहे इधर माइटोकॉन्ड्रिया हो, ये न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, देन यहाँ पर यह हम छोटी छोटी माइक्रो बॉडीज है, गोल्जी बॉडीज, ये यहाँ पर ये पूरा गोल्जी का है, प्लांट में हम इसको डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। तो क्रोमेटिन जो है इस न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर ये उपस्थित है। ये अंदर न्यूक्लियोलस एक डार्क और बॉडीज पाई जाती है न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रिका इसमें उपस्थित है। तो स्ट्रोसबर्गर के नाम आते ही हम देखेंगे कि न्यूक्लियस की
यदि स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया था तो स्ट्रोसबर्गर ने किया, साइटोप्लाज्म टर्म जो दी स्ट्रोसबर्गर ने दी, न्यूक्लियोप्लाज्म टर्म जो दी स्ट्रोसबर्गर ने दी, और एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन का भी साथ याद, क्योंकि हम याद करेंगे तो इनकी सारे जो इनके महत्वपूर्ण कार्य हैं वो उनसे संबंधित हम देखते हैं। अब हम ले रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण कोशिकांगों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि उनसे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। सबसे पहला माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया या इसको हम सूत्रकणिका कहते हैं हिंदी में। यह कोशिका में, ये कौन सी कोशिका में होती है? पहली बात तो ये यूकेरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता। दूसरा, यह दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, एक सिंगल मेम्ब्रेन कवर्ड कोशिकांग नहीं है। एक तो ये सेकंड पॉइंट। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो पूर्व में किसी जमाने में, पूर्व में हजारों साल पहले, ये इस हेटेरोट्रोफिक या विषमपोषी कोशिका के अंदर एक परजीवी के रूप में आकर के रहने लगा और धीरे धीरे यह कोशिकांग में कन्वर्ट हुआ। यह हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी आधार पर एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी जो है मरस्कोवस्की ने दी थी। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी यानी अंदर सिम्बायोटिक यानी सहजीवन के रूप में यह आकर के रहने लग गया था। तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो हेटेरोट्रोफिक यूकेरियोटिक सेल के द्वारा इंगल्फ किया गया और ये धीरे धीरे ये भोजन को ग्रहण करके उसको एटीपी के रूप में होस्ट सेल को देने लगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इसका अपना डीएनए होता है और ये डीएनए जो प्रोकैरियोटिक डीएनए के समान होता है, मोर देन 1 कॉपी पाई जाती है। इसके अपने राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स इसमें आगे हम पढ़ेंगे, ऐसे टिनी पार्टिकल्स होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। और ये राइबोसोम, इसके जो अपने राइबोसोम होते हैं ये 70S टाइप के होते हैं। और जब 70S टाइप के यदि हम राइबोसोम की बात करते हैं तो हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया किसमें होता है? यूकेरियोटिक कोशिका में होता है। और जब हम यूकेरियोटिक राइबोसोम की बात करते हैं तो हम करते हैं 80S प्रकार की, जो कि साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। तो अब हम इसको देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का शक्तिगृह के नाम से इसको जानते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया भोजन का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा का उत्पादन करता है एटीपी के रूप में। तो हम ये देखें कि एटीपी का ये इसकी प्रोडक्शन मशीन है, इसलिए कोशिका का शक्तिगृह के नाम से भी इसको जानते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले डिस्कवर किया था वो रॉबर्ट वॉन कोलिकर ने। देखो क्वेश्चन आते हैं इस पे, माइटोकॉन्ड्रिया पे, अभी आगे आएगी, इसकी टर्म पे भी क्वेश्चन आएंगे। तो डिस्कवर किया था कोलिकर ने 1857 में, और अल्टमान ने, रिचर्ड अल्टमान ने टर्म दिया, इसको कहा था बायोप्लास्ट। बायोप्लास्ट, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बायोप्लास्ट, अल्टमान ने बायोप्लास्ट टर्म दिया, किसको दिया? क्लोरोप्लास्ट को दिया, माइटोकॉन्ड्रिया को दिया, लाइसोसोम को दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दिया। तो हम यहां पर बात करें कि अल्टमान ने बायोप्लास्ट टर्म दिया था माइटोकॉन्ड्रिया को, लेकिन अभी हम इसको जान रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इसको टर्म किसने दी? ये दी थी कार्ल बेंडा ने। तो बेंडा ने इसी बायोप्लास्ट को माइटोकॉन्ड्रिया कहा। ये क्वेश्चन आता है। तो खोज की जब बात करेंगे, किसने पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, देन हम बात करेंगे अल्बर्ट वॉन कोलिकर की। और जब हम बात करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया टर्म किसने दी, देन कार्ल बेंडा ने। तो दोनों अलग अलग। तो क्वेश्चन के आधार पे हम इसके आंसर देंगे। अब अगला ऑर्गेनेल लेते हैं हम, वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हम जानते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड से बनता है और ये हायर प्लांट्स में पाया जाता है और डिस्कोइड शेप का, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन कवर्ड ऑर्गेनेल होता है, दोहरी झिल्ली युक्त, यानी कि इसके अंदर की मेम्ब्रेन और बाहर की मेम्ब्रेन। जैसा हमने बात की थी माइटोकॉन्ड्रिया के रेफरेंस में कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है
किसी जमाने में ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया था और ये सहजीवन के रूप में आते आकर के यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर रहने लग गया। वैसे ही क्लोरोप्लास्ट भी एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के अंतर्गत ये बताया गया है मरस्कोवस्की के द्वारा कि इसमें भी यह एक साइनोबैक्टीरिया जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, और ये साइनोबैक्टीरियम एक कोई आकर के इस सेल में रहने लग गया और ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया किसमें, सहजीवन के रूप में रहते रहते ये क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया। और इसका मुख्य काम जो होता है, यदि हम देखते हैं कि पहले इसके देख लेते हैं कि क्लोरोप्लास्ट को सबसे पहले देखा किसने और शब्द का गठन किसने किया। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। उस समय नाम लेंगे शिम्पर का, शिम्पर 1883, क्लोरोप्लास्ट सिम्पर। माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर करेंगे तो कोलिकर, क्लोरोप्लास्ट सिम्पर, है ना। और टर्म भी उन्होंने दी। प्लांट सेल में होता है और इसका मुख्य काम होता है वो है प्रकाश संश्लेषण करना। तो इसमें इनका काम जो है कि वो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करना, भोजन का निर्माण करना। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है और क्लोरोप्लास्ट का रोल इसमें यह आ जाता है कि कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और वह साइट जो होती है वो ये ल्यूमन की साइट है। और ये पूरा जो एक के ऊपर जैसे सिक्के रखे हुए हों, ये स्ट्रक्चर जो है ये कहलाती है ग्रेनम। और ऐसी ग्रेनम जो है ये बहुत सारी थाइलेकोइड से मिलकर के बनी हुई है। एक सिंगल स्ट्रक्चर, यदि हम ऊपर की एक केवल सिंगल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये थाइलेकोइड कहलाती है, और कई सारी थाइलेकोइड मिलकर के एक बना रही है ग्रेनम, और ये बहुत सारी है, इसको कहते हैं ग्रेना, और आपस में एक दूसरे से इंटरथाइलेकोइड से जुड़ी रहती है। और ये जिसमें उपस्थित होते हैं वो बीच का जो पदार्थ, कणीय पदार्थ होता है, ये कहलाता है स्ट्रोमा, ठीक है। और दोहरी झिल्ली युक्त ये कोशिकांग है। इसका अपना डीएनए होता है, इसके राइबोसोम भी 70S टाइप के होते हैं, तभी हम कह रहे हैं कि ये किसी जमाने में प्रोकैरियोटिक सेल हुआ करती थी। तो अब एक क्वेश्चन जो बनता है यहां पे, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूकेरियोटिक कोशिका में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो हम सीधा सा जवाब देंगे ATS प्रकार के राइबोसोम। लेकिन यदि कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ये हो उसकी जगह पे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि यूकेरियोटिक कोशिका में कितने प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, तब हम 70S और ATS दोनों का नाम लेंगे, क्योंकि यूकेरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इन दोनों में 70S प्रकार के होते हैं, और बाहर साइटोप्लाज्म में 80S प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन में फर्क है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूकेरियोटिक कोशिका में कितने प्रकार के पाए जाते हैं राइबोसोम, तो 70 और 80S दोनों आ जाएंगे। और यूकेरियोटिक कोशिका में किस प्रकार के पाए जाते हैं, तो फिर हम उसमें केवल 80S प्रकार का बताएंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक दूसरा ऑर्गेनेल, अगेन एक डबल मेम्ब्रेन कवर्ड ऑर्गेनेल होता है, और इसकी खोज की थी पोर्टर एंड थॉमसन ने 1945 में। इसको कोशिका का अंतःकंकाल के नाम से भी जाना जाता है। यह सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक कहलाता है RER और दूसरा कहलाता है SER। हम यदि बात कर रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, RER की बात करते हैं, तो यह देखो पोजीशन पे क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछे भी जाते हैं। और फंक्शन क्या है, इसका नाम ऐसा रफ क्यों पड़ा, एक का स्मूथ क्यों पड़ा, तो यहां हम देखते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है उसके कंटिन्यूटी में जो पोर्शन है, ये पोर्शन कौन सा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, और इससे बाहर का जो पोर्शन है ये पोर्शन कौन सा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और यहां से बाहर चलेंगे देन गोल्जी का है, और उससे बाहर चलेंगे साइटोप्लाज्म होता है, मेम्ब्रेन आ जाती है, सेल मेम्ब्रेन। तो पोजीशन ये है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में पाई जाती है, पहला। दूसरा यदि हम देखेंगे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये कई सिस्टर्नी से मिलकर के बनी होती है और ये फ्लैट होती है,
स्ट्रक्चर देखिए इसकी। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये ट्यूबुलर होती है, या देखिए अब ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर है इसकी। यहां पे आप स्ट्रक्चर देखिए, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, नलिकाकार। अब हम देखते हैं कि इसको रफ क्यों कहते हैं, इसको स्मूथ क्यों कहते हैं। सीधा सा है, रफ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी सरफेस के ऊपर कई सारे पार्टिकल पाए जाते हैं। ये पार्टिकल जो है ये राइबोसोम है, इसलिए ये खुरदरी है। तो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, क्योंकि राइबोसोम इसकी बाहरी मेम्ब्रेन की सतह पर उपस्थित होते हैं। और दूसरा स्मूथ इसलिए कहते हैं क्योंकि यह राइबोसोम नहीं है, पूरा ट्यूबुलर नेटवर्क है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम अटैच्ड है, इसका मुख्य काम यह है कि ये जो भी प्रोटीन्स बनते हैं उन प्रोटीन्स एंजाइम्स को ल्यूमन के थ्रू आगे ट्रांसपोर्ट करने का काम, देन मैकेनिकल सपोर्ट का काम। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, जो बाहर की तरफ लगी हुई है, इसका काम होता है मोस्ट ऑफ दी, ये तो एनिमल सेल्स के अंदर होती है, मुख्य काम जो है वो इसमें स्टेरॉइड का सिंथेसिस करना, लिपिड का सिंथेसिस करना, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम। नेक्स्ट अगेन लाइसोसोम, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है लाइसोसोम। लाइसिस, लाइसो वर्ड जो है उसका वर्ड मीनिंग है लाइसिस, लाइसिस यानी लयन करना, ठीक है, डिग्रेड करना। और सोम या सोमा, सोमा यानी काय, तो डिग्रेड करने वाली बॉडी, ठीक है, लयन करने वाली काय, लयन काय। तो इसको डिस्कवर किया क्रिश्चियन डी ड्यूए ने। क्वेश्चन आता है लाइसोसोम को किसने डिस्कवर किया? क्रिश्चियन डी ड्यूए। और अब यहां पे आता है कि लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन कंटेनिंग ऑर्गेनेल है, एकक झिल्ली युक्त एक कोशिकांग है। इसके चारों तरफ यदि मेम्ब्रेन देखते हैं तो सिंगल मेम्ब्रेन है। अभी तक हमने क्लोरोप्लास्ट देखा, माइटोकॉन्ड्रिया देखा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हम गोल्जी काय को ले लें, ये सारे दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है जो कि प्रोकैरियोट सेल में अब्सेंट होते हैं। एक एक झिल्ली वाले वो भी प्रोकैरियोटिक सेल में इसमें अनुपस्थित होते हैं, जो लाइसोसोम नहीं होता। लाइसोसोम यूकैरियोटिक सेल में है, एकक झिल्ली युक्त कोशिकांग है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसे हम लयनकारी कहते हैं, और क्योंकि इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, एसिड हाइड्रोलेजेस। लगभग 40 प्रकार के ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि किसी भी बाहर से आने वाले हानिकारक, विषालु, टॉक्सिक पदार्थ को कवर्ड कर लेते हैं और उसको डिग्रेड कर डालते हैं, तो सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो इसका डिग्रेडेशन या लयन करने की जो प्रक्रिया है वो सेल के अंदर भी होती है, उसे कहते हैं इंट्रासेल्यूलर पाचन, डाइजेशन। और सेल के बाहर करते हैं तो वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन हो गया। तो एंजाइम्स पे क्वेश्चन आते हैं, तो एंजाइम्स इसमें बहुत सारे होते हैं, प्रोटीजेज होते हैं, न्यूक्लियजेज होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स जो है लगभग 40 प्रकार के होते हैं। तो ये कंबाइंड फॉर्म में कहलाते हैं एसिड हाइड्रोलेजेज। और ध्यान रहे, यदि एसिड वर्ड जुड़ा हुआ है इसका मतलब यह है कि इसकी पीएच कम है, यानी कि ये पूरी बॉडी जो है वो प्रोटॉन को स्टोरेज करने वाली है, ठीक है, इसके अंदर प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होती है, इसका मतलब पीएच डाउन है। पीएच डाउन है इसका मतलब वो एसिडिक पीएच है। और जितने भी एंजाइम्स होते हैं उस पीएच में एक्टिव रहने वाले एंजाइम्स होते हैं। और ये बाहर से आने वाले, यहां डायग्राम में हम देख सकते हैं कि बाहर से यदि कोई पार्टिकल आया, फूड का पार्टिकल अंदर आया, और ये लाइसोसोम ने क्या किया, इसके साथ मिलकर के इसको पूरा डाइजेस्ट कर दिया, और डाइजेस्ट करके यहां से बाहर फेंक देते हैं। और ये इसका ये जो बनती है, ये गोल्जी काय के थ्रू, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू बनती है, छोटी छोटी वेसिकल्स होती है। अब बात यहां पे करते हैं कि इसे कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है, कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल के नाम से। क्यों? क्योंकि कई बार सेल के अंदर रहते हुए यह सेल के ऑर्गेनेल्स को ही डिग्रेड कर देती है, पाचन कर लेती है उसे, खुद के एकदम आत्महत्या करना। तो अंदर तो एसिड है, और एसिड एंजाइम है, एसिडिक एंजाइम है, और ये हाइड्रोलाइजेज एंजाइम है, वो डिग्रेड कर लेते हैं तुरंत ही, चाहे वो यदि न्यूक्लियजेज होता है न्यूक्लिक एसिड को कर लेगा, प्रोटीजेज है तो अंदर प्रोटीन को कर लेगा। इसलिए इसको कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट जो है
कुछ और इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं, लास्ट में इसमें कुछ प्रश्न पर भी हम चर्चा करेंगे। टीएमवी का नाम जो आता है टोबैको मोजेक वायरस, अधिकतर इसके क्रिस्टलीकरण के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। टोबैको मोजेक वायरस ये एक वायरस है जो कि तंबाकू के पौधे में उसकी पत्तियों में मोजेक चितकबरापन रोग उत्पन्न करता है। वायरस से यदि हम समझे विषाणु से, तो विषाणु को हम देख लेते हैं कि विषाणु जो होता है वो केवल दो से मिलकर बना होता है, एक प्रोटीन और दूसरा उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड। तो प्रोटीन का तो खोल होता है और न्यूक्लिक एसिड जो होता है उसमें या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, दोनों एक साथ कभी नहीं होंगे। प्रोटीन इसमें वायरस में या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, दोनों में से एक होगा। यदि हम टीएमवी की बात करते हैं तो यहां पर आरएनए होता है और ये आरएनए सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। तो टीएमवी पे सबसे पहले इसका क्रिस्टलीकरण किया था डब्ल्यू.एम. स्टेनले ने 1935। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रिस्टलीकरण किसने किया टीएमवी का, क्रिस्टल फॉर्म में इसको किसने प्राप्त किया टोबैको मोजेक वायरस को, तो स्टेनले का नाम आता है। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए का विषाणु है और पादप की पत्तियों में, ये तंबाकू जो पादप होता है उसकी पत्तियों में मोजेक रोग उत्पन्न करता है। अब हम बात कर रहे हैं क्रोमोसोम की गुणसूत्र। यहां हम देख सकते हैं कि एक सेल में जो पोर्शन है केंद्रक, जो हम बाहर दिखाया गया ये केंद्रक, और इस केंद्रक के अंदर यदि हम देखते हैं तो यहां पर क्रोमोसोम नजर आता है और ये क्रोमोसोम मिलकर बना होता है डीएनए से, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, डबल स्ट्रैंड डीएनए। अब कुछ दो तीन महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं, अपने आप में ये बहुत बड़ा चैप्टर है। इसके शब्द का गठन किया वाल्डेर ने। शब्द का गठन किसने किया? वाल्डेर ने 1888 में। एक गुणसूत्र एक डीएनए से मिलकर बना होता है। डीएनए कितना? मोर देन वन नहीं होते, एक क्रोमोसोम एक डीएनए से मिलकर बना होता है। अब हमें यहां कंफ्यूज नहीं होना, मैं इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिक आपको एक बार बता देता हूं कि जनरली हम क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उसमें हम ये देख रहे हैं कि बीच में एक यहां होता है सेंट्रोसोम, और यहां यदि स्ट्रक्चर यदि हम देखते हैं जनरली ये स्ट्रक्चर हमको नजर आती है। अब ये ध्यान रहे कि ये जो स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम की, ये एक मेटाफेजिक क्रोमोसोम है। कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र सबसे अधिक संघनित होते हैं और यहां हमें छड़ सदृश संरचना दिखाई देती है और मेटाफेज अवस्था आ रही है, इसका मतलब कि डीएनए ऑलरेडी पहले से डुप्लीकेट हो चुका होता है। तो सिंगल डीएनए तो यहां डबल डीएनए है, तो यहां यदि हम बात करेंगे तो डीएनए से यहां पे एक डीएनए जिससे एक क्रोमेटिड बना है और ये डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। और हम बात कर रहे हैं दूसरे डीएनए की, तो दूसरा डीएनए जो डुप्लीकेट हुआ है वो यहां पे प्रेजेंट है, ठीक है, ये दूसरा डीएनए। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्रोमोसोम जो यहां हमें ये स्ट्रक्चर दिखाई देती है इसमें दो गुणसूत्र है, ये डुप्लीकेट है। छोटी भुजा P कहलाती है, बड़ी भुजा Q कहलाती है और P प्लस Q इज इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। ये एक क्या कहलाएगा? क्रोमेटिड। ये एक क्रोमेटिड कहलाता है, P प्लस Q इज इक्वल टू क्रोमेटिड। तो ये डबल है, डुप्लीकेट क्रोमोसोम जो हमें दिखाई देता है। अब हम बात कर रहे हैं कि कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था में अत्यधिक संघनित होता है, ये छड़ सदृश दिखाई देता है और स्पष्ट दिखाई देता है हमको। लेकिन अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि गुणसूत्र की आकृति का जो अध्ययन है, इसको इरेज कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहे।
गुणसूत्र की आकृति का अध्ययन कहां किया जाता है? कोशिका की कौन सी फेज में किया जाता है? वो किया जाता है कोशिका की टीलोफेज अवस्था में। गुणसूत्र की यदि शेप की स्टडी करनी है तो वो होती है टीलोफेज में। और यदि हम देखें कि गुणसूत्र जो होता है वो सबसे अत्यधिक स्पष्ट जो दिखाई देता है, हमें अधिक संघनित दिखाई देता है, वो मेटाफेज में दिखाई देता है। टीलोफेज में इसलिए क्योंकि उस फेज में क्रोमोसोम दोनों पोल की तरफ मूव होना प्रारंभ कर देते हैं, स्टार्ट उसकी ओर जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस समय जो उसका सेंट्रोमियर होता है, बीच का पोर्शन जिसे हम कह रहे थे अभी, सेंट्रोमियर जहां से जुड़ा रहता है, उस सेंट्रोमियर की उपस्थिति, उसकी लोकेशन के आधार पर उसकी शेप जो है वो डिसाइड होती है। ये अलग टॉपिक है, आगे देखेंगे। तो गुणसूत्र की जो गठन वर्ड का किया वो वाल्डेयर ने किया था, तो इसके बारे में क्वेश्चन आता है, इससे संबंधित जो क्वेश्चन थे वो अपने डिस्कस किए। अब आता है डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का नाम हम सुनते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि एक न्यूक्लिक एसिड है और हर सेल के अंदर ये पाया जाता है। अब डबल स्ट्रैंड डीएनए की ये स्ट्रक्चर नजर आती है हमें कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के संपूरक न्यूक्लियोटाइड्स, इसमें नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, उससे जुड़ी रहती है। ऑपोजिट डायरेक्शन में यदि हम यहां देख रहे हैं, यहां पे कलर चेंज कि एक जो है वो 3 to 5 डायरेक्शन में जा रहा है स्टैंड, और दूसरा स्टैंड जो है इसका वो 5 to 3 डायरेक्शन में आ रहा है, और दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, पूरक होते हैं, इसलिए आप इसमें ये बॉन्डिंग कर लेते हैं। यहां यदि हम डायग्राम में ध्यान से देखेंगे तो नाइट्रोजन क्षारक, पहले हम इसको देख लेते हैं डीएनए के ऊपर, क्योंकि डीएनए बड़ा इंपॉर्टेंट है। डीएनए के ऊपर मॉडल दिया था, द्विकुंडलन मॉडल दिया था, वो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था 1953 में, और इस पर इन्होंने 1962 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। अब एक्चुअल में वाटसन एंड क्रिक ने जो मॉडल दिया था, इसके साथ में कुछ और भी साइंटिस्ट थे जिनका बहुत महत्वपूर्ण रोल था, वो है इसमें विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, रोजलिंड फ्रैंकलिन। क्योंकि जो डायमीटर था जिससे जो स्टडी की गई थी, वो स्टडी फ्रैंकलिन और विल्किंस के द्वारा की गई थी। और ये मॉडल देने से पहले लीनियस पॉलिंग के द्वारा एमिनो एसिड की सीक्वेंस का एक मॉडल दिया गया था, उसके बेसिस पे इन्होंने ये स्ट्रक्चर दी थी। तो वाटसन क्रिक का मॉडल डीएनए का एक्यूरेट मॉडल है, और इसमें इन्होंने पूरे डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि इसमें शुगर जो है वो राइबोज की शुगर है, नाइट्रोजन क्षारक जो है प्यूरिन और पायरिमिडीन दो प्रकार के होते हैं। यदि प्यूरिन की बात करते हैं तो वहां पे एडिनिन और ग्वेनिन होते हैं, ठीक है। तो एडिनिन जो होता है वो, और अगला अगला देख लेते हैं, इसमें नाइट्रोजन क्षारक होते हैं पायरिमिडीन। प्यूरिन जो होता है उसमें दो चक्र होते हैं, बेंजीन की दो रिंग होती है, पायरिमिडीन सिंगल रिंग होती है। और एडिनिन और ग्वेनिन जो होता है ये तो है प्यूरिन, और पायरिमिडीन में साइटोसिन और थाइमिन। ध्यान रहे आरएनए और डीएनए के अंदर जो डिफरेंस होता है वो यहां पर बेस थाइमिन का ही होता है, कि आरएनए में थाइमिन की जगह पर यूरेसिल होता है, बाकी यही होते हैं सेम। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यह है कि यहां पर कि एडिनिन जो है, यहां ऊपर देखिए डायग्राम में, कि ग्वेनिन के साथ में साइटोसिन करता है बॉन्डिंग, और एडिनिन के साथ में थाइमिन का बॉन्डिंग होती है। एडिनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्डिंग, और ग्वेनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। यदि एडिनिन और थाइमिन की बात करते हैं तो इनके बीच में डबल बॉन्डिंग, और ग्वेनिन और साइटोसिन के बीच में बात करते हैं तो यहां होती है ट्रिपल बॉन्डिंग। तो ये तो हम जानते हैं कि दो बॉन्ड है इसका मतलब ये कमजोर है, और तीन बॉन्ड है इसका मतलब मजबूत है ना। तो जहां पर डीएनए का सेपरेशन होना होता है वहां पर एटी रिच रीजन ज्यादा होता है। डीएनए अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, कई सारे इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर राइबोसोम की। राइबोसोम छोटे, झिल्ली रहित
सभी जीवित कोशिकाओं में उपस्थित कोशिकांग होते हैं। और राइबोसोम को इसको सबसे पहले माइक्रोसोम वर्ड दिया गया था, टर्म दिया गया, और ये नाम दिया था क्लाउडे ने। इस पे क्वेश्चन आते हैं कि माइक्रोसोम नाम दिया था क्लाउडे ने, और यदि हम बात करें कि इसको खोजा किसने था, तो प्लांट सेल में विसिया रूट में, विसिया प्लांट का नाम है, उसकी रूट्स में सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने 1953 में। पेलाडे का नाम आता है 1955 में कि इन्होंने एनिमल सेल से सबसे पहले इसको आइसोलेट किया था और यह बताया था कि राइबोसोम में आरएनए उपस्थित होता है। राइबोसोम में आरएनए जो है वो उपस्थित होता है, यह बताया था पेलाडे ने। तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसको ध्यान से पढ़ना होता है कि प्लांट में सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, दे रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने। एनिमल सेल से सबसे पहले इसको किसने आइसोलेट किया, पेलाडे ने। या हम कह सकते हैं कि राइबोसोम में आरएनए उपस्थित होता है, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया, पेलाडे ने। और क्लाविडे का नाम जो आता है माइक्रोसोम के रेफरेंस में, लेकिन राइबोसोम टर्म किसने दी, ये दी थी आरबी रॉबर्ट ने, राइबोसोम टर्म दी। तो यहां जो क्वेश्चंस जो है वो राइबोसोम के ऊपर आते हैं। अगला राइबोसोम में हम देखते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ये एक ऑर्गेनेल है, टिनी पार्टिकल्स होते हैं, ये इसकी स्ट्रक्चर है। राइबोसोम पे यदि हम देखा जाए तो यहां पर दो बड़ी यूनिट होती है, सब यूनिट होती है इसकी, एक इसकी लार्ज यूनिट और एक होती है इसकी स्मॉल यूनिट। छोटी यूनिट इकाई प्रोटीन की इकाई होती है। राइबोसोम प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बना होता है, प्रोटीन एंड आरएनए, ठीक है। और आगे इसकी और डिटेल जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि कौन कौन से आरएनए इसमें उपस्थित होते हैं। बड़ी यूनिट और छोटी यूनिट दोनों मिलकर के इसकी एक कंबाइंड यूनिट बनाते हैं, और ये मैसेंजर आरएनए के ऊपर उपस्थित होकर के प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं, उनका कार्य करते हैं। राइबोसोम यदि हम देखें तो अलग अलग दो टाइप के मेन है। यदि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात करते हैं तो ये 70S प्रकार के हैं, और यदि हम यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात करते हैं तो ये 80S प्रकार के होते हैं। यदि हम आगे इसको यदि हम डिवाइड करते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो 70S होता है, इसमें जो बड़ी यूनिट होती है वो 50S प्रकार की होती है, 50S। और यदि हम यहां पे इसकी स्मॉल यूनिट की बात करते हैं तो ये स्मॉल यूनिट इसकी 30S की होती है। तो ये जो है एस यानी स्वेडबर्ग यूनिट, आगे हम इसको देखेंगे। और यदि हम यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात कर रहे हैं, 80S होता है, इसकी बड़ी यूनिट जो है वो है 60S की, और छोटी यूनिट जो है वो कितने की होती है, 40S की, है ना। ये जो है 70S एंड 80S। एस का मतलब स्वेडबर्ग यूनिट है। जब इसका सेंट्रीफ्यूजन करते हैं तो वो किस स्पीड से वो वहां पर सेंटिमेंटेशन रेट जो है वो इसकी निकाली जाती है, उसके आधार पर इनका स्वेडबर्ग साइंटिस्ट के नाम पे इनका एस नाम दिया गया है। और आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ये हमने पहले चर्चा की। सबसे छोटा व सर्वाधिक पाया जाने वाला कोशिकांग है ये राइबोसोम। राइबोसोम क्या है, सबसे टिनी पार्टिकल है और सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला, या सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कोशिकांग है कोशिका में, कोशिका के अंदर। तो क्वेश्चन पूछा जाता है सर्वाधिक पाया जाने वाला कोशिकांग कौन सा है, राइबोसोम। सबसे छोटा कौन सा है, राइबोसोम, ठीक है। किससे मिलकर बना होता है, आरएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है। एस का मतलब क्या होता है, स्वेडबर्ग यूनिट है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ऐसे इस पे बनते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जो वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन कुछ पीएससी में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। एमपीपीएससी के अंदर ये 2013-14 में क्वेश्चन पूछा गया, हु डिस्कवर्ड, एक मिनट इसका कलर, हु डिस्कवर्ड द सेल इन सेक्शन ऑफ कॉर्क। जो कॉर्क का सेक्शन था उसमें सेल को डिस्कवर किया था, किसने किया, तो हमने अभी पहले डिस्कवर किया था, इसमें पढ़ा था, रॉबर्ट हॉक। सीधा सीधा क्वेश्चन है ये,
क्योंकि लिवेनहॉक को यदि हम देखते हैं तो लिविंग सेल को देखा था उन्होंने। रॉबर्ट ब्राउन की बात करते हैं तो न्यूक्लियस की खोज की थी। हम स्लाइडन की बात कर रहे हैं तो सेल थ्योरी में इनका योगदान था। तो ये क्वेश्चन जो है सिंपल क्वेश्चन ऐसा आ जाता है। दूसरे कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि बैक्टीरिया वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई, तो पहले किसने डिस्कवर किया? तो लिविंग सेल के रूप में बैक्टीरिया को देखा एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने देखा। ठीक है, तो यहां पर कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जैसे आगे एक और टाइप देख लेते हैं क्वेश्चन का। ये देखिए, जेनेटिक मटेरियल ऑफ टीएमवी। टीएमवी का मतलब है टोबैको मोजेक वायरस। तो हमने आपको पहले अपन ने चर्चा की कि भाई वायरस में जेनेटिक मटेरियल के रूप में या तो आरएनए रहेगा या फिर डीएनए रहेगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये है कि अब इसमें कौन सा है, क्योंकि टोबैको मोजेक वायरस हमने बात की थी सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, तो यहां पर आरएनए आंसर हो गया इसका, सिंगल स्ट्रैंड। ठीक है, ऐसे ही कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हालांकि अपन ने इसमें डिस्कस नहीं हुआ, आगे कभी करेंगे। ये क्वेश्चन आया जैसे द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज फर्स्ट डेवलप बाई, सबसे पहले किसने डेवलप की? अब हम चारों नाम पे चर्चा करें हैं तो एलेक जेफरी, लालजी सिंह, इंडिया में बहुत बड़ा नाम है इनका, और ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के फील्ड में भी है अहमदाबाद में। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के फील्ड में इंडिया में यदि नाम देखा जाए तो लालजी सिंह का नाम आता है। एमएस स्वामीनाथन, इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन में एमएस स्वामीनाथन। बारबारा मैक्लिंटोक, ये नाम आता है कि नोबेल प्राइज भी मिला इनको, जंपिंग जीन की खोज की इन्होंने, मोबाइल जीन्स की खोज की थी। लेकिन यदि हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात कर रहे हैं कि सबसे पहले डेवलप किसने किया, तो हम आंसर देते हैं एलेक जेफरी ने। और इंडिया में यदि देखते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ऊपर किसका नाम आता है तो फिर लालजी सिंह का नाम आता है। तो क्वेश्चन जो कह रहा है कि डेवलप किसने की सबसे पहले, तो एलेक जेफरी ने। अब बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आरपीएससी 2014 के अंदर ही पूछा गया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेलेक्ट पेयर ऑफ नेम्स ऑफ साइंटिस्ट, कि यहां पे दो साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं पेयर में, युग्म में, तो उस युग्म का चुनाव करना है। हु कॉन्ट्रीब्यूटेड इन मोलिकुलर जेनेटिक्स, जिनका आणविक आनुवंशिक विज्ञान के अंदर योगदान है, योगदान इन्होंने दिया। ईच ऑफ हुम गॉट 2 नोबेल प्राइजेस, मतलब प्रत्येक को 2 बार नोबेल मिला हो, ऐसा पेयर कौन सा है? तो अब हम एक एक को देखते हैं, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस, क्योंकि यदि हम एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो हम जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम चारों ऑप्शंस हमारे सामने क्लियर होने चाहिए। जो ऑप्शन दिए हुए हैं तो हम उसके संबंधित भी हम देखें कि इसका काम क्या था। तो मान लो यदि हम एक का ऑप्शन नहीं आ रहा, आंसर नहीं आ रहा, तो हम जो ऑप्शन है हमारे पास, यदि हमको उसके आंसर ध्यान है तो चौथा आंसर निकल सकता है उसका। तो तीनों का अलग का भी वर्क हमें पता होना चाहिए। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि बारबारा मैक्लिंटोक जो है उनको नोबेल प्राइज मिला था मेडिसिन के फील्ड में 1989 में। इन्होंने जंपिंग जीन की खोज की थी, जिसे मोबाइल जीन कहते हैं, मक्का में खोज की थी इन्होंने। ठीक है, मेज में। ठीक है, जंपिंग जीन कुछ ऐसे जीन होते हैं जो अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, और जिस किसी जीन में जाते हैं वहां जाकर के ये उसको उसके प्रभाव को दबा भी देते हैं। लेकिन प्रभाव को दबाना है नहीं दबाना, वो भी उसके अंदर दो उसमें एसी और डीसी होते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है प्रेजेंस पे। तो बारबारा मैक्लिंटोक का हमने देख लिया कि इनको एक बार ही मिला, यहां भी हम देख लिया एक बार ही मिला है, और ये जंपिंग जीन पे मिला। अब यहां पर नॉर्मन ई बोरलॉग, इनको नोबेल प्राइज मिला था और ये ग्रीन रिवोल्यूशन पे मिला था। तो पूरे वर्ल्ड में फूड सप्लाई के क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। तो ये नोबेल प्राइज इनको मिला था पीस में, नोबेल प्राइज इन पीस 1970 में। तो इनको भी एक बार ही मिला। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं आगे इसमें लाइनस कॉल पॉलिंग, ये सेकंड जो ऑप्शन था इसका, यहां यदि हम देखें पॉलिंग एंड सेंगर, फेडरिक सेंगर, अब हम इसको ले रहे हैं। तो हम देखते हैं इनका क्या कार्य था। यदि हम पॉलिंग की बात कर रहे हैं तो लाइनस कॉल पॉलिंग, ये बहुत बड़ा नाम है, इनको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला था 1954 में। साथ ही इनको नोबेल प्राइज पीस में भी मिला
और केमिस्ट्री में जो नोबेल प्राइज मिला था वो प्रोटीन की स्ट्रक्चर पे मिला था। और ये लाइनस पॉलिंग एकमात्र ऐसे पर्सन है जिनको 2 बार नोबेल प्राइज मिले हैं, वो भी अनशेयर्ड, किसी और के साथ शेयर नहीं किया। ठीक है। अब सेकंड इनके साथ में है फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर को केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पे, और दूसरा मिला है वो डिटर्मिनेशन ऑफ बेस सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड के जो नाइट्रोजन क्षारक की जो अनुक्रम है उसको कैसे निकाला जाए, उस मेथड पे इन्होंने मेथड एक बताया था, वो गिलबर्ट एंड सेंगर मेथड आता है। उसके साथ उनको उस मेथड पे ये नोबेल प्राइज मिला। तो 2 बार नोबेल प्राइज मिले हैं लाइनस पॉलिंग और फ्रेडरिक सेंगर, इन दोनों को 2-2 बार मिले। तो आंसर तो ये हो गया। अब हम आगे भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन था इसमें एस ब्रेनर। ठीक है, सिडनी ब्रेनर, मेडिसिन के फील्ड में मिला था। इन्होंने किया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेट्स ऑफ आरएनए 2002 में, इस पे इनको मिला था। दूसरा है सिडनी अल्टमैन। अल्टमैन को केमिस्ट्री में मिला था कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ आरएनए 1989 में, आरएनए की कैटालिटिक प्रॉपर्टी पे मिला था। ये शेयर्ड में था, आगे नाम आएगा, उनके साथ इनको मिला था। नेक्स्ट जो ऑप्शन था इसमें प्रूजनर को मेडिसिन के फील्ड में मिला था कि इन्होंने डिस्कवर किया था प्रायोन्स को। तो प्रायोन्स जो है प्रियोन्स की खोज की थी, और प्रियोन्स 1977 में। प्रियोन है क्या? प्रियोन प्रोटीन का इंफेक्टिशियस पार्टिकल है जो केवल प्रोटीन के मिलकर बना होता है और ये इंफेक्ट करता है। तो ऐसा विषाणु, ऐसा वायरस जो केवल प्रोटीन का मिलकर बना होता है, वो प्रियोन्स कहलाता है, और उसको डिस्कवर किया था प्रूजनर ने। तो इस पे इन पे क्वेश्चन आता है। और एक आगे बड़ा नाम है थॉमस रॉबर्ट सेक, केमिस्ट्री में इनको मिला था, और अभी अल्टमैन के साथ में, जो इससे पहले हमने देखा था, अल्टमैन के साथ में ही दोनों ने मिल करके शेयर्ड नोबेल प्राइज इनको मिला था कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ आरएनए 1989 में। ठीक है, तो ये जो है आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने विभिन्न अलग अलग खोज और कार्यों से संबंधित चर्चा की, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर हमने चर्चा की। थैंक यू वेरी मच।